स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दुर्दांत दरिंदों के जाल में फंसकर जान गंवा चुकी दिल्ली की निर्भया के गुनहगारों को सजा मिलने से पहले हैदराबाद में भी एक लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरतापूर्ण ऐसी ही दरिंदगी हुई। फर्क बस इतना रहा कि दिल्ली के गुनहगारों को सजा नहीं मिली, पर हैदराबाद के दरिंदों ने अपनी सजा खुद चुन ली। अगर कोई युवती या महिला शिक्षित होने के साथ साथ खूबसूरत, हंसमुख, मृदुभाषी, शालीन और आत्मनिर्भर हो तो उसे सर्वगुण संपन्न माना जाता है। हैदराबाद की 27 वर्षीय डॉक्टर प्रियांशी रेड्डी ऐसी ही युवती थी। पेशे से पशु चिकित्सक प्रियांशी रेड्डी 27 नवंबर 2019 को ऑफिस जाने के लिए सुबह 8 बजे घर से निकली। उसका ऑफिस घर से काफी दूर था, इसलिए उसे घर से जल्दी निकलना पड़ता था। वह शमशाबाद स्थित टोल प्लाजा के नजदीक एक जगह अपनी स्कूटी पार्क करती थी और फिर कैब से कोल्लूरू स्थित पशु चिकित्सालय जाती थी। छुट्टियों को छोड़कर प्रियांशी का यह रोजमर्रा का काम था। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वह पार्किंग से स्कूटी लेकर घर आती थी। 27 नवंबर 2019 को हॉस्पिटल से घर लौटने में उसे थोड़ी देर हो गई थी। 7:30 बजे जब वह टोल प्लाजा पार्किंग पहुंची तो देखा उसकी स्कूटी का पिछला पहिया पंक्चर था। रात का अंधेरा गहरा चुका था। प्रियांशी यह सोचकर परेशान हो गई कि घर कैसे जाएगी। इतनी रात गए पंक्चर लगना मुश्किल था। दूर दूर तक पंक्चर बनाने वाला कोई नहीं था। स्कूटी को लेकर प्रियांशी काफी परेशान हुई। पार्किंग में जहां स्कूटी खड़ी थी उसके पास ही एक लोडेड ट्रक खड़ा था। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, प्रियांशी की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। परेशानी स्वाभाविक ही थी। वजह यह कि एक तो वह अकेली महिला थी, ऊपर से सुनसान इलाका। वैसे भी वहां सब अजनबी थे। वहां से थोड़ी दूर अंधेरे में खड़े 4 लोगों की आंखें प्रियांशी पर जमी थीं। उसकी परेशानी को समझकर वे खुश थे। जब उन्हें लगा कि वह कुछ ज्यादा ही परेशान है तो वे प्रियांशी के पास आए। उन 4 अजनबियों को देख वह और ज्यादा डर गई। उन चारों में से एक हट्टा कट्टा युवक बोला, काफी देर से देख रहे हैं कि आप काफी परेशान हैं। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? प्रियका ने सहम कर उन चारों को देखा और कुछ सोचकर दबी जुबान में बोली, पता नहीं कैसे मेरी स्कूटी का पहिया पंक्चर हो गया। आसपास कोई दुकान भी नहीं दिख रही जहां इसे ठीक करा लूं। इसमें परेशानी की क्या बात है मैडम? वह युवक उतावला होकर बोला, आप कहें तो हम आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं। मैं एक पंक्चर बनाने वाले को जानता हूं जो देर रात तक पंक्चर बनाता है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, किसी भी तरह मेरी स्कूटी ठीक करा दीजिए। आप लोगों का बहुत एहसान होगा मुझ पर। अरे मैडम, इसमें एहसान की क्या बात है? हम भी तो इंसान हैं। इंसान एक दूसरे के काम ना आए तो धिक्कार है इंसानियत पर। उस युवक की भावनात्मक बातें सुनकर प्रियांशी का डर थोड़ा कम हुआ। उसने चारों युवकों को स्कूटी ठीक कराने को कह दिया। प्रियांशी की स्वीकृति मिलते ही चारों युवकों ने स्कूटी का पिछला पहिया खोलकर निकाल लिया और पंक्चर बनवाने के लिए वहां से चले गए। युवकों के वहां से जाने के बाद प्रियांशी ने अपनी छोटी बहन रुचिका को फोन करके सारी स्थिति बता दी। साथ ही कहा कि उसे घर पहुंचने में देर हो सकती है। स्कूटी ठीक होते ही वह घर के लिए निकल जाएगी। दोनों बहनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातें होती रहीं। आखिर में प्रियांशी ने थोड़ी देर बाद बात करने के लिए कहा। प्रियांशी ने जब अपनी ओर से फोन डिस्कनेक्ट किया तब 9:22 हो रहे थे। कहीं नहीं मिली प्रियांशी। कुछ देर रुककर रुचिका ने यह जानने के लिए प्रियांशी को फोन किया कि स्कूटी ठीक हुई या नहीं, लेकिन दूसरी ओर से फोन स्विच्ड ऑफ बताया गया। इसके बाद रुचिका प्रियांशी का नंबर लगातार मिलाती रही, लेकिन उसका फोन बंद ही मिला। इससे रुचिका परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस नंबर पर उसने थोड़ी देर पहले बात की थी वह बंद कैसे हो गया। घबराहट के मारे उसकी धड़कनें बढ़ गईं। तब तक रात के करीब 10 बज गए थे। रुचिका ने जब यह बात माता पिता को बताई तो वे भी घबरा गए। उसके पिता P.S. रेड्डी बगैर समय गंवाए रुचिका और बेटे समीर को साथ लेकर प्रियांशी की तलाश में टोल प्लाजा जा पहुंचे, जहां प्रियांशी ने अपनी मौजूदगी बताई थी। P.S. रेड्डी और उनके दोनों बच्चों ने आसपास सब जगह छान मारी, लेकिन न तो प्रियांशी कहीं दिखी और न ही उसकी स्कूटी। टोल प्लाजा के पास लोडेड ट्रक खड़ा था। यह देखकर वे लोग और भी ज्यादा परेशान हुए। प्रियांशी ने फोन पर रुचिका को वहीं होने की बात कही थी। जब प्रियांशी कहीं नहीं मिली तो वह यह सोचकर डर गए कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई है। ऐसे में P.S. रेड्डी के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह मन ही मन फरियाद करने लगे कि उनकी बेटी जहां भी हो, सही सलामत और सुरक्षित हो।
रेड्डी के मन में ख्याल आ रहा था कि क्यों न घर फोन करके पत्नी से पूछ लें कि बेटी कहीं घर तो नहीं पहुंच गई। रेड्डी ने पत्नी को फोन करके बेटी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि प्रियांशी अभी घर नहीं पहुंची है। जवाब सुनकर रेड्डी और भी ज्यादा परेशान हो गए। परेशानी के आलम में रात गहराती जा रही थी। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो रुचिका पिता और भाई को लेकर साइबराबाद थाने पहुंच गई। उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे। थाने पहुंचकर उसने दीवान को अपनी परेशानी बताई और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बहन की गुमशुदगी की तहरीर दी। साइबराबाद पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय कहा कि यह मामला उनके थाना क्षेत्र का नहीं है। वहां की पुलिस ने उन्हें थाना शमशाबाद भेज दिया, जिस जगह से प्रियांशी गुम हुई थी। वह इलाका थाना शमशाबाद में आता था। शमशाबाद पुलिस ने उनकी बात सुनी और प्रियांशी की तलाश में रेड्डी परिवार के साथ कई सिपाही लगा दिए। रेड्डी परिवार और पुलिस ने मिलकर सुबह 4 बजे तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन प्रियांशी का कहीं पता नहीं चला। उसके अचानक गुम हो जाने से रेड्डी परिवार के अड़ोस पड़ोस वाले भी हैरान परेशान थे। प्रियांशी को तलाश करते सुबह हो गई थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। परिवार वालों ने अपने परिचितों और नाते रिश्तेदारों को भी फोन करके पता किया, लेकिन प्रियांशी का कोई पता नहीं चला। उसकी गुमशुदगी से नाते रिश्तेदार भी परेशान थे। रेड्डी परिवार समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। परेशान होकर रेड्डी बच्चों के साथ घर लौट आए। तब तक सुबह के 7 बज गए थे। थके हारे रेड्डी अपने बरामदे में चिंतातुर कुर्सी पर बैठे थे। तभी करीब 8 बजे उनके मोबाइल पर फोन आया। फोन शमशाबाद थाने से आया था। उन्हें तत्काल शमशाबाद थाने पहुंचने को कहा गया था। फोन पर आई कॉल सुनते ही पीएस रेड्डी का कलेजा धक से रह गया। रुचिका और समीर को साथ लेकर वह थाना शमशाबाद पहुंच गए। थाने पर उन्हें बताया गया कि करीब 40 किलोमीटर दूर हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर चत्तनपल्ली पुलिया के नीचे एक महिला की जली हुई लाश मिली है। आप हमारे साथ चलकर शिनाख्त कर लें। लाश बरामद होने की बात सुनकर भाई बहन और पिता सन्न रह गए। रेड्डी साहब को तो ऐसा झटका लगा कि वह घुटनों में सिर रखकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। रुचिका ने पिता को संभाला और उन्हें पुलिस के साथ लेकर घटनास्थल जा पहुंची। हैदराबाद बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया के नीचे एक युवती की बुरी तरह जली लाश पड़ी थी। लाश इतनी ज्यादा जल गई थी कि पहचानना मुश्किल था। उत्सुकतावश रुचिका लाश के पास पहुंची और ध्यान से देखने लगी। लॉकेट पड़ा था। प्रियांशी ऐसा ही लॉकेट पहनती थी। गले में पड़े लॉकेट को देख रुचिका दहाड़ मारकर रोने लगी। इससे यह बात साफ हो गई कि लाश डॉक्टर प्रियांशी रेड्डी की थी। यह देख पुलिस समझ गई कि मृतका डॉक्टर प्रियांशी रेड्डी ही है। वही प्रियांशी जो कोलुरु स्थित पशु चिकित्सालय में बतौर डॉक्टर तैनात थी। डॉक्टर प्रियांशी रेड्डी की लाश बरामद होते ही यह मामला हाई प्रोफाइल बन गया। यह खबर तेजी से फैली। प्रियांशी की हत्या की सूचना मिलते ही लोग उग्र और आक्रोशित हो गए। शहरी नागरिकों के आक्रोश को देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। शहर के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि हत्यारों ने प्रियांशी की हत्या क्यों की और हत्या के बाद उसे जलाया क्यों। जिले की कानून व्यवस्था दरबड़ाती। इससे पहले ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस फोर्स को यहां वहां मुस्तैदी से तैनात कर दिया गया। बात बढ़े, इससे पहले ही पुलिस ने चतुराई से लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। 29 नवंबर 2019 को मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। रिपोर्ट में बताया गया था कि पहले मृतका के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसका गला घोंटा गया। मतलब मामला बलात्कार और कत्ल का था। प्रियांशी के साथ बलात्कार के बाद हत्या की पुष्टि होते ही हाहाकार मच गया। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर देश भर में फैल गई। इस घटना को लेकर देश भर में गुस्सा फूटने लगा। सोशल मीडिया से लेकर आम नागरिक तक सड़क पर उतर आए। लोग दरिंदों के लिए फांसी की मांग कर रहे थे। इस घटना ने करीब 7 साल पहले दिल्ली के धौला कुआं में निर्भया के साथ घटी घटना की यादें ताजा कर दी थीं। दरिंदों ने निर्भया के साथ हद दर्जे की दरिंदगी की थी। दरिंदगी और बर्बरता की वजह से निर्भया की मौत हो गई थी। प्रियांशी का परिवार ही नहीं, देश भर के लोग सरकार से दुष्कर्मियों को मार डालने की गुहार लगा रहे थे। डॉक्टर प्रियांशी रेड्डी के रेप और हत्या की हर धर्म के लोगों ने न केवल निंदा की बल्कि हत्यारों को तुरंत फांसी पर चढ़ाने को कहा। घटना में पुलिस की घोर लापरवाही को लेकर लोग उस पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। जब देश भर में बेंगलुरु पुलिस की किरकिरी होने लगी तो प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया। डीजीपी का आदेश मिलते ही साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उनके आदेश पर पुलिस गुनहगारों की सघन तलाशी में जुट गई।
सज्जनार के आदेश पर पुलिस ने जांच वहीं से शुरू की जहां से डॉक्टर प्रियांशी गुम हुई थी। सज्जनार ने सबसे पहले खुद टोल प्लाजा के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे। सीसीटीवी ही ऐसा चश्मदीद हो सकता था जो पुलिस को बलात्कारी हत्यारों तक पहुंचा सकता था। टोल प्लाजा पर पूछताछ करने पर पता चला था कि बीती रात एक लोडेड ट्रक वहां रुका था जिसमें केवल 4 युवक सवार थे। टोल प्लाजा के पास एक कैमरे में 4 युवक जिनकी उम्र 22 से 27 साल के बीच थी चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। पहनावे से वे चारों ड्राइवर जैसे दिख रहे थे। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने टोल प्लाजा के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उनसे भी यही पता चला कि काफी देर तक खड़ी रहे लोडेड ट्रक के आसपास 4 युवक देखे गए थे। सीसीटीवी फुटेज में चारों युवक संदिग्ध दिख रहे थे। सीसीटीवी कैमरे और लोगों से की गई पूछताछ से यह बात तय हो गई थी कि संदिग्ध दिखने वाले चारों युवक ही दोषी थे। ट्रक वाले युवक आए संदेह के दायरे में। पूछताछ में पुलिस ने जैसे तैसे चारों युवकों के नाम खोज निकाले। उनमें से एक का नाम मोहम्मद पाशा उर्फ आरिफ, जोलू नवीन, जोरू शिवा और चिंता कुंता चेन्ना केशवलू उर्फ चेन्ना था। इनमें से 26 साल का पाशा और 20 साल का जोलू शिवा लॉरी ड्राइवर थे, जबकि 23 वर्षीय जोलू नवीन और 20 साल का चिंता कुंता चेन्ना केशवलू क्लीनर थे। यह बात सज्जनार के लिए काफी काम की साबित हुई। निर्दयी हत्यारों तक पहुंचने के लिए शादनगर पुलिस और शमशाबाद पुलिस को साथ काम करने को कहा गया। पुलिस ने चारों हत्यारों तक पहुंचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया। जांच पड़ताल में मोहम्मद पाशा उर्फ आरिफ के बारे में जानकारी मिली। वह महबूब नगर जिले के नारायणपेट का रहने वाला था। पाशा के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे उसके घर से धर दबोचा। पुलिस उसे थाना शादनगर ले आई। कमिश्नर सज्जनार की देखरेख में थाने में उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जुबान खोल दी। पाशा ने प्रियांशी की स्कूटी से लेकर उसे जलाने तक की कहानी बता दी। उसने कमिश्नर के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने जुर्म 3 साथियों जोलू नवीन, जोलू शिवा और चेन्ना के साथ मिलकर प्रियांशी रेड्डी के साथ बलात्कार किया था। राज छिपाने के लिए बाद में चारों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को जला दिया था। उसने इससे आगे की सारी बातें विस्तार से बता दी कि क्या और कैसे हुआ था। पाशा का बयान दिल दहलाने वाला था। खैर, सज्जनार ने काफी समझदारी से काम लेते हुए पाशा उर्फ आरिफ की निशानदेही पर तीनों दरिंदों जोलू नवीन, जोलू शिवा और चेन्ना को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों भी महबूब नगर के नारायणपेट के रहने वाले थे, जिनमें नवीन और शिवा सगे भाई थे। इन तीनों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। 30 नवंबर 2019 को डॉक्टर प्रियांशी रेड्डी केस के चारों मुलजिमों की गिरफ्तारी की खबर लगते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने शादनगर थाने पर धावा बोल दिया। लोगों का कहना था कि चारों दरिंदों को उनके हवाले कर दिया जाए। जिस तरह इन दरिंदों ने मिलकर प्रियांशी के साथ बर्बरता की, उसी तरह उनके साथ भी किया जाएगा। काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे सज्जनार ने स्थिति को संभाला और भीड़ को भरोसा दिया कि प्रियांशी का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उसके चारों गुनहगारों को कड़ी सजा दिलाने में वह पीछे नहीं रहेंगे। उनके आश्वासन पर लोगों का आक्रोश शांत हुआ। लोगों के आक्रोश को देखकर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पहली बार कहा कि प्रियांशी के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और मुलजिमों को 6 महीने के अंदर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने चारों अभियुक्तों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। उनसे की गई पूछताछ के बाद दुष्कर्म, हत्या और वहशत से जुड़ी दुर्दांत हत्यारों की हकीकत पता चली। 27 वर्षीय प्रियांशी रेड्डी मूल रूप से हैदराबाद की साइबराबाद की रहने वाली थी। पीएस रेड्डी की 3 संतानों में प्रियांशी बड़ी थी, जबकि भाई समीर और रुचिता छोटे थे। प्रियांशी अपनी मेहनत के बूते पर पशु चिकित्सक बनी थी। प्रियांशी रेड्डी का ऑफिस घर से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर नवाबपेट मंडल के कोल्लूर में था। ड्यूटी के लिए वह रोजाना सुबह लगभग 8 बजे अपनी स्कूटी से घर से निकलती थी। स्कूटी को वह शमशाबाद टोल प्लाजा के नजदीक पार्क करके वहां से कैब लेकर कोल्लूर जाती थी। फिर शाम 5 बजे के करीब वह कोल्लूर से कैब लेकर टोल प्लाजा आती और वहां से अपनी स्कूटी लेकर घर पहुंच जाती थी। घटना से कुछ दिनों पहले उसी टोल प्लाजा पर महबूब नगर के नारायणपेट का रहने वाला मोहम्मद आरिफ उर्फ पाशा अपनी लॉरी ट्रक लेकर रुका था। उसकी लॉरी में हेल्पर के रूप में उसी के गांव के 3 युवक जोलू नवीन, जोलू शिवा और चिंता कुंता चेन्ना केशवलू सवार थे। आरिफ जब भी लॉरी लेकर बाहर निकलता था, ये तीनों उसके साथ रहते थे। मोहम्मद आरिफ उर्फ पाशा शादीशुदा था। उसकी पत्नी ससुराल में पति और सास ससुर के साथ रहती थी। आरिफ अपने गांव और घर में किसी से कोई खास मेलजोल नहीं रखता था।
वह अपने काम से काम रखता था, जबकि जोलू नवीन, जोलू शिवा और चेन्ना खुराफाती दिमाग के थे। गांव में हमेशा सबसे झगड़ा करते थे। झगड़ालू प्रवृत्ति के तीनों युवकों से गांव वाले अलग थलग रहते थे ताकि अपना सम्मान बचाए रखें। कम पढ़े लिखे तीनों युवक बात बात पर भद्दी भद्दी गालियां देने से भी नहीं चूकते थे। कैसे आई प्रियांशी हैवानों के निशाने पर। बहरहाल जिस समय आरिफ लॉरी लेकर टोल प्लाजा पर रुका था, उसी समय प्रियांशी भी टोल प्लाजा अपनी स्कूटी लेने पहुंची थी। प्रियांशी की खूबसूरती देखकर आरिफ के मन में पाप जाग उठा। वह तब तक प्रियांशी को देखता रहा जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। प्रियांशी के जाने के बाद आरिफ होठों ही होठों में बुदबुदाया। क्या माल है यार। आरिफ को बुदबुदाता देख जोलू पूछ बैठा, क्या बात है पाशा उस्ताद, किसकी बात कर रहे हो? आरिफ ने जवाब दिया, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही कह रहा था, कोई बात नहीं है, चलो चाय शाय पीते हैं, फिर अपनी धन्नों को आगे बढ़ाएंगे। आरिफ ने जोलू की बात टाल दी और चाय की दुकान की ओर बढ़ गया। चारों चाय पीकर लॉरी से आगे चले गए। आरिफ माल की डिलीवरी देकर जब 2 दिनों बाद शाम को उसी रास्ते पर लौटा तो उसने टोल प्लाजा पर फिर अपनी लॉरी रोक दी। उसे चाय की जोरों से तलब लगी थी। जब उसने लॉरी सड़क किनारे लगाई तभी उसकी नजर प्रियांशी पर पड़ी। प्रियांशी पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल रही थी। वह उसे तब तक खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा जब तक वह दिखती रही। डॉक्टर प्रियांशी रेड्डी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अपनी स्कूटी लेकर घर चली गई। उस दिन के बाद आरिफ जब भी लॉरी लेकर माल की डिलीवरी करने जाता, टोल प्लाजा के पास अपनी लॉरी खड़ी करके चाय की चुस्की लेने के बहाने प्रियांशी की स्कूटी देखता और चाय पीकर चला जाता। उसे यकीन हो गया था कि प्रियांशी रोज अपनी स्कूटी यहीं खड़ी करती है और फिर कहीं जाती है। आरिफ को बस इतना पता था कि उसके दिमाग में कुछ हलचल सी हुई है। उसके जिस्म में अय्याशी के कीड़े कुलबुलाने लगे। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बना ली थी और उस दिन के बाद वह प्रियांशी पर नजर रखने लगा था। वह सही मौके की तलाश में जुट गया। आखिरकार वह मौका उसे 27 सितंबर 2019 को मिल ही गया। उस दिन शाम करीब 5 बजे आरिफ लॉरी ट्रक लेकर टोल प्लाजा पहुंचा और लॉरी को एक ओर खड़ी करके चाय की दुकान पर चाय पीने चला गया। उसके साथ तीनों हेल्पर जोलू शिवा, जोलू नवीन और चेन्ना भी थे। आरिफ को पता था कि प्रियांशी के आने का समय हो रहा है। चाय पीने के बाद उसने अपने साथियों को वहां से उठने का इशारा किया। योजनानुसार प्रियांशी को किसी भी तरह रात 9 बजे तक रोकना था। इसके लिए आरिफ ने नुकीली कील से प्रियांशी की स्कूटी का पिछला पहिया पंक्चर कर दिया और चारों वहां से थोड़ी दूर हटकर उस पर नजर रखने लगे। रात करीब 7 बजे प्रियांशी टोल प्लाजा पहुंची। वहां से वह पार्किंग में गई जहां उसने अपनी स्कूटी पार्क की थी। स्कूटी पंक्चर देखकर उसका माथा चकरा गया कि वह घर कैसे पहुंचेगी। स्कूटी को लेकर वह परेशान हो गई। योजना के अनुसार तभी आरिफ तीनों साथियों के साथ प्रियांशी के पास पहुंचा और परेशानी का सबब पूछा तो उसने बता दिया कि उसकी स्कूटी पंक्चर है और इतनी रात गए कहीं पंक्चर लग नहीं सकता। आरिफ और उसके तीनों साथी मन ही मन खुश हुए। शिकार जाल में फंस गया था, बस चोट करने की देरी थी। तभी आरिफ ने उसके सामने पंक्चर लगवा देने की पेशकश की तो प्रियांशी ने सकुचाते हुए हाँ कर दी। प्रियांशी की ओर से हरी झंडी मिलते ही आरिफ ने पिछला पहिया खोलकर जोरू शिवा को सौंप दिया कि वह पंक्चर लगवा कर ले आए। इसी बीच प्रियांशी ने छोटी बहन रुचिका को फोन करके बता दिया कि उसकी स्कूटी पंक्चर है। कुछ लोग उसकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसे डर सा लग रहा है। उसने आगे कहा कि वह तब तक बात करती रहे जब तक कि पंक्चर लगकर आना जाए। प्रियांशी की आखिरी फोन कॉल इस पर रुचिका ने उसे सलाह दी कि डर लग रहा है तो पुलिस को फोन कर दे या आसपास कोई और हो तो उसकी मदद ले ले, या फिर स्कूटी वहीं छोड़कर कैब लेकर घर चली आए। उस समय रात के 9:22 हो रहे थे और चारों ओर सन्नाटा फैल चुका था। रात के सन्नाटे में प्रियांशी तीनों लड़कों के बीच अकेली डरी सहमी खड़ी थी। छोटी बहन से बात करने के बाद प्रियांशी को उसकी बात जंच गई और कैब लेकर घर जाने का मन बना लिया। उसी समय आरिफ ने देखा कि शिकार उसके हाथ से निकल रहा है। फिर क्या था, अचानक आरिफ, चेन्ना और नवीन फुर्ती से प्रियांशी पर झपट पड़े और उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। सबसे पहले आरिफ ने उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर स्विच्ड ऑफ किया ताकि वह किसी से बात न कर पाए। उसके बाद तीनों उसका मुंह दबाकर घसीटते हुए पीछे खेत में ले गए। तीनों ने बारी बारी से अपनी हवस मिटाई। उसी समय पंक्चर लगवाकर जोरू शिवा भी वहां पहुंचा। बाद में उसने भी अपनी जिस्मानी भूख मिटाई। अंत में एक बार फिर आरिफ ने प्रियांशी के साथ मुंह काला किया। उस समय उसके मजबूत हाथ की पकड़ प्रियांशी के मुंह और नाक पर बनी रही, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई।
प्रियांशी की मौत होते ही चारों के सिर से हवस का जुनून उतर गया। डर के मारे वे चारों थर-थर कांपने लगे थे। आरिफ ने सुझाया कि लाश यहां छोड़ी तो पकड़े जाएंगे, इसे ठिकाने लगाना होगा। उसके बाद चारों ने पहले प्रियांशी की लाश लॉरी में ला दी, फिर उसकी स्कूटी। उसके बाद उसने शिवा को एक कैन देकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल मंगवाया। पेट्रोल लेते शिवा की तस्वीर पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। शिवा पेट्रोल लेकर आया और चारों वहां से लॉरी लेकर करीब 40 किलोमीटर दूर हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे के चत्तनपल्ली पहुंचे। इन लोगों ने हाईवे के नीचे स्थित पुलिया के अंदर लॉरी खड़ी कर दी। फिर चारों ने मिलकर लॉरी से प्रियांशी की डेड बॉडी और स्कूटी नीचे उतारी, स्कूटी एक और खड़ी कर दी, फिर उसकी लाश पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगाने के बाद चारों वहां से अपने घर पहुंच गए। वहीं मिली सजा, जहां प्रियांशी की लाश जलाई गई। रात 2 बजे के करीब आरिफ अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने उससे इतनी देर से आने का कारण पूछा। वह कुछ बोला नहीं, बस इतना ही कहा कि मुझे सोने दो, सुबह बात करेंगे। फिर वह अपने कमरे में चला गया। उस समय वह बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी मां भी उससे कुछ पूछ नहीं पाई थी। इधर प्रियांशी के घर वाले उससे बात न होने और मोबाइल स्विच ऑफ आने के बाद टोल प्लाजा पहुंचे तो वहां न तो प्रियांशी दिखाई दी और न ही उसकी स्कूटी। वह दिखाई तो तब देती जब वह वहां होती। दरिंदे तो उसका काम तमाम करके वहां से भाग चुके थे। घर वाले रात भर उसकी तलाश में मारे मारे यहां वहां फिरते रहे। अगली सुबह जब उसकी जली हुई लाश बरामद हुई तो उसकी तपिश से पूरा देश धक उठा। फिर क्या हुआ, कहानी में ऊपर वर्णित है। बहरहाल गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों मोहम्मद पाशा उर्फ आरिफ, जोरू नबीन, जोरू शिवा और चेन्ना को 5 दिसंबर 2019 को पुलिस ने अदालत से रिमांड पर लिया। उन्हें लेकर पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए उसी घटनास्थल पर पहुंची जहां प्रियांशी को जलाया था। उसी दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर अभियुक्तों ने पुलिस के हथियार छीनकर उल्टे पुलिस पर ही हमला बोल दिया और भागने की कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने चारों मार गिराए। हैदराबाद के चारों हैवानों के किस्से 10 दिनों में ही खत्म हो गए। कुछ सफेद पोशों ने इसे जानबूझकर बदले की भावना में की गई हत्या करार दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मामले की जांच के लिए मैजिस्ट्रियल जांच बैठा दी गई। अब सच्चाई जो भी निकले, लेकिन देश का हर तबका उनके मारे जाने पर खुश हुआ। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।